Hello friends, this is Yash and I welcome you all to my channel Yash Sir's Charismatic Chemistry। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पिछली क्लास में इंटर एलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटर एलोजन कंपाउंड से रिलेटेड ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा इंटर एलोजन कंपाउंड नहीं पढ़ा और ये पढ़ लिया तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो ये टेबल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला इंटर हेलोजन का, उसका नाम और फिर स्ट्रक्चर और फिर उसकी शेप क्या है। देखिए यहाँ पे शेप में मैं आपको बता दूं, दो चीजें होती है, एक होती है ज्योमेट्री, ओके, जो कि अलग होती है शेप से। अब शेप और ज्योमेट्री कैसे अलग है, तो देखिए यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री, आप मान लीजिए यहाँ पे ज्योमेट्री को इन्होंने स्ट्रक्चर के फॉर्म से दिया है, तो व्हाट इज स्ट्रक्चर? इट इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। बट जब हम शेप की बात करते हैं तो वी ओनली लुक फॉर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को फिर हम देखते नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आईसीएल, आप सब जानते हैं कि आयोडीन जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है। सॉरी, आयोडीन जो है वो क्लोरीन के साथ सिंगली अटैच है। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आयोडीन को मॉलिक्यूल कहा। आयोडीन सिंपल एक एटम है और वो एक दूसरे एटम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला जो है, वो जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग दिया गया है, दो दो क्लोरीन यहाँ पे बना दिए गए हैं, तो एक्चुअल में तो ये मोनोक्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ICL। ये देखिए आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, यहाँ पे आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऊपर ही बना रहा हूँ, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात। और ठीक वैसे ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो आयोडीन का जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड है, और हम सब जानते हैं आयोडीन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है इजीली, और कोई भी हेलोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इजीली बन गया। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की थियरी से भी ये सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता था, बट हाइब्रिडाइजेशन तब आता है जब हम उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट यहाँ पे तो लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसे भी हमें पता है कि आयोडीन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे और इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की भी थ्योरी लगाते हैं तो आपको आंसर राइट ही आने वाला है। कैसे? आपको चेक कर रहा है कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर, फिर दूसरी लोन पेयर, तीसरी लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो टोटल जो स्टेरिक नंबर है वो 4 आया है। और हम सब जानते हैं जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इसमें हम लगाएंगे VSEPR थियरी, जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। और जब sp3 में 3 लोन पेयर आ जाएगी, 3 लोन पेयर आ जाएगी, तो मान लीजिए 3 लोन पेयर आ जाएगी तो फिर बचा क्या, एक बॉन्ड ही बचा ना। तो ये देखिए, और 3 लोन पेयर जब sp3 में टेट्राहेड्रल आता है, मान लीजिए आपने 3 लोन पेयर ये ले लिया, तो ये क्या बचेगा, एक लीनियर। ठीक है, तो एज सच मेरे हिसाब से आप चाहें तो इजीली इसका स्ट्रक्चर ला सकते हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ClF3, क्लोरीन टेट्रा, सॉरी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ये ऐसे क्यों दिखाया गया है, टी शेप। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ClF3 का जो स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको याद हो तो देखिए, मैंने यहाँ पे ClF3 का स्ट्रक्चर बताया था आपको, मैं आपको याद भी दिला देता हूँ, कुछ लोग भूल गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे ClF3, ओके। तो आप इंटर रिलीजन के पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इसका जो शेप है वो मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ClF, सॉरी BrF3 पे। ओके, BrF3 सेम जैसे ClF3 होगा वैसे BrF3 भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ये भी टी शेप, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। और जो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन है कैसे होता है, ये सब कुछ आप ClF3 के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि सिर्फ शेल जो है ब्रोमीन का वो बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन में 3p और 3d था, लेकिन ब्रोमीन में वही 4p एंड 4d आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं BrF5 की तरफ। ठीक है, चलिए, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक पेपर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए,
ये BrF5 है और हम सब जानते हैं कि ब्रोमीन है इसमें सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम मैंने ब्रोमीन ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमें ब्रोमीन का पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने की ज़रूरत है। हम सिर्फ उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट इज़ 4s2 4p5, ठीक है। और यहाँ पे 4d भी होगा। तो आपको चाहिए तो आप इसके पहले कोई इनर्ट गैस लिख दीजिए। तो आपको याद होगा ब्रोमीन के पहले एक इनर्ट गैस आती है। ब्रोमीन कौन से पीरियड का है? जी हाँ, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है। तो हम थर्ड पीरियड के कोई एक इनर्ट गैस को वहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया ब्रोमीन और यहाँ पे इनर्ट गैस लिख देता हूँ आर्गिन, ओके। या फिर पूरा चाहिए तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ही लिख देते हैं। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर ये ब्रोमीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितना होता है 9, ये होता है 70 और ये होता है 35। तो ब्रोमीन 35, ये मैजिक नंबर में मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे एटॉमिक नंबर लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 35, तो आर्गन कितना हो गया 18 और ये 4s2। तो जी हाँ, इसके बाद एक और चीज़ बची है, दैट इज़ मेरे ख्याल से 3d10 बचा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं। तो ये ब्रोमीन हो गया आर्गिन, उसके बाद 3d10, फिर 4s2, फिर 4p5 और उसके बाद 4d। अब आप चेक कर सकते हैं कि 35 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया, ये 2 12 और ये 5 17, 17 और 18 35 हो गए। तो ये है। अब ब्रोमीन का लिखते हैं हम ग्राउंड स्टेट, और हम सब जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में बाहर वाली सेल ही पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इन बॉन्ड फॉर्मेशन आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो 4s के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जी हाँ 2। और 4p के कितने हो गए? 5। और ये 4d तो हम सब जानते हैं ये तो खाली होता है, ओके। अब देखिए आई होप आपको ये सारे रूल्स पता है, हंट्स रूल कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो सब पता है। अब ये जो सब कुछ था ये ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, जब ब्रोमीन अकेला था। अब होगा क्या, अब 5 फ्लोरीन एटम ब्रोमीन को सराउंड करेंगे, ओके। अब जिससे होगा क्या, ब्रोमीन के पास होना चाहिए टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? जी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक ही फ्लोरीन बॉन्ड बना पाएगा। तो अब आ जाता है नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है 4p का वो जम कर देता है 4d में, ओके। तो ये देखिए ये 2, यहाँ पे 2, ये 1 और ये 1, इसने यहाँ पे जंप कर दिया। अब ये जो जंप किया हुआ है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से कहीं पे भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, मतलब सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता था जो ये इलेक्ट्रॉन जंप किया है, ठीक है। ये पांचों में से कहीं पे भी जा सकता था। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो स्टेबल होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं तो स्टेबल नहीं होते। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर करेगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और जब स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो उसे तो चाहिए होगी एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जी हाँ, ये एनर्जी आएगी रिपल्शन से, जब ब्रोमीन एटम को फ्लोरीन अप्रोच करेगा। तो अब ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन के बीच में और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा रिपल्शन, और इसी रिपल्शन से एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी की वजह से ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन का हो जाता है एक्साइटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तरफ, क्योंकि पर्पस अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो क्या सर जब तक हम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेते तब तक एक्साइटेड स्टेट आएगी? जी हाँ बिल्कुल, वो तो आती ही रहेगी क्योंकि 5 फ्लोरीन एटम अप्रोच करेंगे ना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 1 2, ये 2, ये 1 और ये 1, मैं यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से यहाँ पे जंप करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ये तो पहले ही हो गया था इलेक्ट्रॉन जंप। और ये एक दूसरा, आप इन दोनों को कैसे भी रख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब
आप उसे चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये सही है, कोई इसे गलत साबित नहीं कर सकता। जी हाँ, आपको याद रखना है, सिर्फ उनका जो स्पिन है वो आप सेम रखिएगा। ये ऐसे है तो इसे ऐसे मत कर दीजिए, वरना ये गलत हो जाएगा। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से रूल से गलत होगा। क्या ऑब्बो रूल से गलत होगा, क्या हंस रूल से गलत होगा, या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। आप इसका आंसर मुझे देंगे। इससे मुझे पता चल जा रहा है कि आप वीडियो कब तक देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आ जाती है अपनी नेक्स्ट, दैट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब क्या आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक, और ये देखिए। ओके, ओ, 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 हमें टोटल चाहिए थे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये 5, तो 5 हमारे पूरे हो गए। तो ये जो लास्ट केस मैंने लिखी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्पज सॉल्व हो गया। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और वो मिल गए। ठीक है, ये देखिए, पहले एक्साइटेड स्टेट हुआ तो हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले पहले एक्साइटेशन से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर सेकंड से कितने मिल गए, जी हाँ 5, आप देख रहे हैं। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका ब्रोमीन का। कितने ऑर्बिटल हुए देखिए, तो ये हो गया एस, ये हो गया क्या, पी, पी में कितने 3, ओके, और ये डी के 2, ये डी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, अब ये सारी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और कितनी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, जी हाँ वही, वापस कितनी बनेंगी, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये 3 2 5 और ये एक 6। हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, बट हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें जो भी ऑर्बिटल है उसे तो हमें लेना ही होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके नाम। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो यहाँ पे हो जाएगा sp3, और यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल है, तो ये लिख देता हूँ मैं यहीं पे sp3d2। ओके, तो कितने हो गए टोटल, sp3d2 मतलब एक s, 3 p 4 और ये 2 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर्ड है, और ये 1 2 3 4 5। ओके, और हर एक ऑर्बिटल sp3d2 है, हर एक ऑर्बिटल sp3d2। ओके, और ये सारी ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हम सब ने अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री आती है, ऐसे मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की। वो कौन सा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। ओके, कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल वो देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हो गया ब्रोमीन, ओके, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ओके, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक नीचे भी फ्लोरीन, और बचा एक लोन पेयर। तो वो लोन पेयर को मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये प्लेन में है, प्लेन मतलब ये पेपर के ऊपर ऐसे फ्लैट रख दिया मैंने, फ्लैट, जैसे आप पेपर में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ना, वैसे बना दिया मैंने। तो पेपर में कौन कौन है, रेक्टेंगल में कौन कौन है, ब्रोमीन फ्लोरीन, एक ब्रोमीन और 4 फ्लोरीन। और ये जो लोन पेयर है ये पेपर के प्लेन के ऊपर है, ऐसे, ये ऊपर है, ऊपर। ठीक है, और ये जो है ये प्लेन के जो पेपर का प्लेन है उसके नीचे। तो ऐसे सब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये फ्लोरीन भी इससे अटैच है ऐसे, और ये फ्लोरीन इस लोन पेयर से आप अटैचमेंट ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। डिटेल में हमने 11th स्टैंडर्ड में बात कर ली है। ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस, 8 फेसेस, या फिर 8 हेड। जैसे आप देखें तो ये देखिए, ये एक फेस, मैं आपको फेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये देखिए, ये एक फेस होगा 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये देखिए ये वाला, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसने किया है ये, तो ये भी एक फेस होगा पीछे की साइड से, 3 हो गए। ओके, अब ये जो चौथा होगा ये फ्रंट वाला होगा, ये पूरा,
ये पूरा प्रूफ, तो ऐसे ही पीछे होता है। तो इसे जनरली जब हम स्क्रीन के सामने टॉकिंग हेड से आएंगे तब आपको बता पाएंगे अच्छे से, ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। बट अब हम बात करेंगे शेप की। तो हम सब जानते हैं जो शेप होता है उसमें लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो आप मान लीजिए कि ये लोन पेयर है ही नहीं। अब जरा देखिए कैसे है। जी हाँ, ये एक फ्लैट सरफेस है और ये उसके ऊपर पिरामिड जैसा बना है। तो जी हाँ, इसे हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिड। ओके, तो इसका जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका थियरी पार्ट। तो ये देखिए, ये स्क्वायर पिरामिडल कैसे, ये देखिए ये ऐसे है और ये पिरामिड की तरह ऐसे। ओके, आप ऐसा मान लीजिए कि लोन पेयर नीचे है, उसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, और ये पिरामिड कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और सेंटर में कौन? ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन ले लीजिए। अब सबको अटैच कर दीजिए। यहाँ पे दो दो अटैचमेंट दिखा दिया मैंने, ये देखिए ये, और ये नीचे लोन पेयर है। अब आप देखें तो ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये पूरा एक पिरामिड जैसा बन गया, ये देखिए। ओके, ऐसे ये एक फेस, ये दो फेस, ये तीन फेस, और एक जैसे सेकंड के पीछे वाला फोर्थ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। ये भी सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन की जो है वो 4p एंड 4d ऑर्बिटल यूटिलाइज हुई है, ऑब्वियसली 4s भी यूज हुई है, तो यहाँ पे 3s 3p और 3d यूज होगी। ठीक है, लेकिन इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आएगा। ओके, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। IF7 में आयोडीन का कितना है? +7। ये सारे 5 वाले हैं। तो जो पहले वाला है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो +5। और ये +3 वाला, ये डिस्कशन जो है +1 +3 +5 एंड +7 वाला, ये हमने डिस्कस किया था अपने स्टार्टिंग के वीडियोज में ही, जब हमने हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोन पेयर देखने वाली है। ये देखिए, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 के सातों उसने यूज़ कर लिए, तो 0 लोन पेयर। अब यहाँ पे उसने कितने ऑक्सीडेशन नंबर को बताया? 5, तो एक लोन पेयर बची ना। आपको सिंपल करना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, और जो आएगा ये आंसर होगा आपका, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। ये एन आपको इससे पता चलेगा कि एक सेंट्रल आइटम को कितने सराउंडिंग एटम है। तो ये देखिए 3 है, इसको कितने हैं? 3, तो 7 माइनस 3 कीजिए, कितना आया? 4, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 लोन पे। ओके, अब आगे देखिए, लास्ट 1 है, तो क्या होगा? 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 2, तो इधर कितना आ जाएगा? 3। तो ये देखिए, ये 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोन पेयर पता कर सकते हैं। आगे देखिए, can you recall what is the correlation between ionization energy and reactivity ऑफ एलिमेंट्स? जी हाँ, आयनाइजेशन और रिएक्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। जितना ज़्यादा इन्वर्स रिलेशन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती है, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता होगा अल्कली मेटल्स की। ओके, दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं इंटर बिटवीन। अगर आप कह दें तो अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो भी उनके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। हेलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बहुत हाई है तो भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ इनर्ट गैसेस, और अगर बहुत लो है तो भी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखिए, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते जाती है, और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। आगे देखिए, वी हैव स्टडीड अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट ग्रुप 18 एलिमेंट हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नेचर के होते हैं। लेकिन उनमें एक एलिमेंट है जेनॉन, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की होती है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया आगे चल के कि जेनॉन के कंपाउंड बनते हैं, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी
दे आर अनरिएक्टिव। यहाँ पे देखिए लिखा गया है each noble gas atom has a completely filled valence shell electron which makes it inert. The first ionization potential decreases down the group. Okay, hence heavier noble gases krypton, xenon, radon can form compound due to low ionization energy. देखिए यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, नील बार्टलेट नाम के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंपाउंड देखा था XePtF6 जिसमें जेनॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और जेनॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम नहीं, ध्यान रखना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे सर, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो हम एटम लेते हैं ना, बट आप मान लीजिए हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियस होंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्ट गैस में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते नहीं है, इसीलिए हम मानते हैं कि O2 में भी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। और इनकी जो रिएक्टिविटी है ऑलमोस्ट क्या मिली, सेम। ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। क्या आप जानते हैं फर्स्ट ट्रू कंपाउंड ऑफ नोबल गैस वाज मेड इन 1962 बाय नील बार्टलेट एंड लोहमैन। ये देखिए जेनॉन और ये PtF6 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसने क्या किया, जेनॉन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, और एक्चुअल में बनाया क्या, XePtF6, जिसका आगे पता चला कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। XeF प्लस, जी हाँ, इसमें जेनॉन है, ओके, और यहाँ पे Pt2 Pt2F11 माइनस, ओनली जेनॉन रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ फ्लोरीन टू फॉर्म जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ओके, ये ऐसा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप याद रखना यहाँ पे जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। कैसे आप निकाल सकते हैं, x प्लस 1 इंटू -1 टोटल इज +1, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। अब आगे देखिए, ओनली जेनॉन रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ फ्लोरीन टू फॉर्म जेनॉन फ्लोराइड्स। ओके, जेनॉन सिर्फ फ्लोरीन से रिएक्ट करता है और जेनॉन फ्लोराइड बनाता है, और आगे चल के देखा गया कि ऑक्सीजन भी रिएक्ट करता है और अपना कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो याद रखिए XeF2, XeF4, XeF6 आर स्टेबल फ्लोराइड ऑफ जेनॉन, ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट होते हैं। और जेनॉन और भी कौन से कंपाउंड बनाता है, जैसे XeO3, XeOF2, XeOF4, XeO2F2, और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये देख लेते हैं ऑलमोस्ट उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए xenon fluoride, preparation of xenon fluoride, xenon fluoride is generally prepared by direct reaction of xenon and fluorine, डायरेक्ट इनको कांटेक्ट में लेके जाते हैं, लेकिन रेशियो अलग अलग होता है और कंडीशन अलग अलग होती है। सच एज कंडीशन में क्या ले सकते हैं आप, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए सब में एक चीज़, ये 2 रिएक्शन में आप कॉमन देख रहे हैं, सील्ड निकल ट्यूब जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, और हमें चाहिए होता है 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ताकि इस टेम्परेचर पे जेनॉन के इलेक्ट्रॉन निकल सके और फ्लोरीन एटम के बीच का बॉन्ड टूट सके, और क्या बन गया यहाँ पे, XeF2। सेम कुछ ऐसा ही, ओके। जो प्रेशर है यहाँ पे 5 से 6 एटमॉस्फेयर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज 1:5। 1:5 मतलब 1 मोल अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जेनॉन का 1 मोल है और फ्लोरीन का 5 मोल है, मतलब जो रेशियो है 1:5 है, तब जाके XeF4 बनता है। जी, आपको रेशियो बकायदा अच्छे से याद रखना होगा। और Xe के साथ 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन रिएक्ट किया और टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस, तब XeF4 बना, ये भी एक है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। और उसके बाद Xe के साथ, मतलब जेनॉन के साथ 3 मोल फ्लोरीन यूज हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया इसमें लो टेम्परेचर पे, और ये XeF6 बन गया। अब उनका इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या देखेंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे जेनॉन कौन सी स्टेट में है, +2, लेकिन यहाँ पे जेनॉन क्या आ गया, 0, याद रखिएगा। ओके, XeF2 का हाइड्रोलिसिस किया गया तो इसने दे दिया HF और जेनॉन प्लस ऑक्सीजन गैस। अब उसका रिएक्शन किससे किया गया, PF5 से, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो इसने क्या बना दिया, जी हाँ, इसने बना दिया एक एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है, जी हाँ, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ADD और अक्ट से
प्रोडक्ट से क्या आ गया, प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन ट्राई आयोडाइड, तो XeF4 को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया और फिर यहाँ पे देखिए क्या रिएक्शन हुआ, XeO3, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे Xe तो ये +4 है और यहाँ पे जेनॉन 0 हो गया और यहाँ पे जेनॉन +6 हो गया। ओके, तो बेसिकली एक टाइप का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, जी हाँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें ये सेम जेनॉन का कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, जैसे देखिए ना, +4 से किस में कन्वर्ट हो गया, +6 में, और +4 से 0 भी हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो बाय प्रोडक्ट बने वो हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बना है उसी के साथ। अभी ऑक्सीजन को ऐसे क्यों रखा गया है, जी हाँ, बैलेंस करने के लिए। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन जो है वो 6 है और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 जेनॉन और ये 3 ऑक्सीजन एटम, टोटल 5, और ये हाफ O2 है। एक्चुअल में क्या है, हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आधा है। ओके, अब सिंपल सी बात है, आपने स्कूल सेक्शन में ऐसे पढ़ा था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आधा कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आधा मोल है, आधा मोल मतलब, जी हाँ, Na/2, एवोगैड्रो नंबर का आधा। अब ये देखिए XeF6 का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या मिल गया, XeO3 और HF। अब आगे देखिए ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जेनॉन, मतलब जेनॉन के कुछ कंपाउंड जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XeOF2, XeO2F2, XeO3F2 एंड XeO2F4। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस है। तो इन्हें तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो इनर्ट गैसेस के यूजेस हैं उसे मैं अच्छे से बताऊँ और स्ट्रक्चर वो काफ़ी डिटेल में बताऊँ। तो इसे अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।